द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। देखो इस चैप्टर को हमेशा ध्यान रखना, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। चैप्टर ही बताएगा कि हमें चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ने कौन से हैं। हम यहाँ पर क्या एंड देख रहे हैं, बायपोलैरिटी का एंड देख रहे हैं, जो कि कोल्ड वॉर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बेस के लिए और इसको समझने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसके चलते अलायंस मेकिंग के चलते हमारा जो वर्ल्ड था वो दो पोल्स में डिवाइड हो चुका था, एक पार्ट कैपिटलिज्म में और एक दूसरा पार्ट कम्युनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं द एंड ऑफ बायपोलैरिटी की, यानी कि जो टू पोलर हमारा ये वर्ल्ड बन गया है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ अगेन यूनिपोलर में। यूनिपोलर क्या होगा, एक सिंगल पोल पे, यानी कि अब हेजीमनी किसी एक की रह जाएगी, किसी एक की हेजीमनी होगी। यहाँ पर अब दो पोल नहीं होंगे, ठीक है, दो आइडियोलॉजी नहीं होगी। तो ये बताता है हमें एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि किस तरीके से ये बायपोलैरिटी है जो इसका एंड हुआ। लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक बर्लिन की वॉल। अब बर्लिन क्या है, एक सिटी है, कहाँ की, जर्मनी की। अब वहां की एक सिटी जिसमें की दीवार बना दी जाती है 150 किलोमीटर लंबी, इसलिए कि कुछ लोग क्या चाहते थे, कम्युनिज्म को फॉलो करना, कुछ लोग क्या चाहते थे, कैपिटलिज्म को फॉलो करना। तो वहां पर 28 साल तक स्ट्रगल के बाद जब वो दीवार को ब्रेक किया गया 1989 में, तो लोगों को समझ में आया। तो क्या पढ़ा अल्टीमेटली हमने फर्स्ट टॉपिक में, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमने पढ़ा क्या फर्स्ट टॉपिक में, हमने बर्लिन का जो केस पढ़ा, वो केस तुम्हें क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो लोग इतने क्यूरियस थे कम्युनिज्म को फॉलो करने के लिए कि एक दीवार तक बना दी गई, और आज वो क्या कर चुके हैं, उस दीवार को तोड़ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सोवियत जो यूनियन है उसका डोमिनेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि बायपोलैरिटी एंड होने की तरफ है। हम किधर चल पड़े, टुवर्ड्स द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा बर्लिन एंड ऑफ बायपोलैरिटी का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर में टॉपिक आता है बर्लिन की वॉल का, जो कि क्या हमें डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और इसके डिसइंटीग्रेशन में किस तरीके से बर्लिन ने अपना रोल प्ले किया। इज इट क्लियर? अब देखो आगे आओ, हमारा सेकंड टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज मिखेल गोर्बाचोव। अब ये कौन थे? मिखेल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी बने बेटा कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी थी? यूएसएसआर की, सोवियत संघ की जो पार्टी थी, कम्युनिज्म को जो फॉलो करते थे उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यानी कि सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में। व्हेन इन 1985 और गौर करना, हमारा जो डिसइंटीग्रेशन है बेटा वो होता है 1991 में। यानी कि यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर के नाम को अगर समझ लोगे, कंसेप्ट क्लियर है कि उस चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं, पूरे चैप्टर में कंसेप्ट्स क्या हैं, इसी के आसपास घूमेंगे सारे कंसेप्ट। क्या रोल रहा, किसका रोल रहा, क्या फैक्टर्स रहे, क्या कॉजेस रहे, और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस रही। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं? आउटकम्स। यानी कि जब बायपोलैरिटी का एंड हो जाता है तो क्या रिजल्ट रहा, वर्ल्ड हमारा यूनिपोलर बन गया, किसकी हेजीमनी बच गई, क्या हुआ उसके बाद, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोर्बाचोव जी आते हैं 1985 में जनरल सेक्रेटरी बनकर कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी रिफॉर्म लेकर आते हैं जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, विघटन में। डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन, तो सोवियत संघ के विघटन में, या हम क्या कर सकते हैं अगर हम हिंदी में बात करें, दो ध्रुवीयता के अंत में गोर्बाचोव का क्या रोल रहा। उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया बेटा जिससे कि अब जो लोग थे वहां के, कहां के लोगों की बात कर रहे हैं हम,
कहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं? यूएसएसआर के अंदर जितने लोग थे, जो रशिया में जो लोग थे, उनको क्या पता चल गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर थे, उनके कंट्रोल में थे, तो उनको क्या पता चल गया कि किस तरीके से हम फ्रीडम में बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपब्लिक होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेन रीजन बनता है डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर के। इज इट क्लियर? देखो 1985 में वो आए और उन्होंने ना रिफॉर्म्स लेकर आए डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जो कि हमारे जो वर्ड है पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस। वो कौन सी रिफॉर्म लेकर आए? रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो बेटा, रीस्ट्रक्चर, दोबारा से स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, किस चीज का? राजनीति का, पॉलिटिक्स का, कि हम जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो खुद नहीं हम लोगों के लिए थोपेंगे, हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछ के और जो सेटिस्फेक्शन के थ्रू हमारे पास आएगा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वी विल ट्राई टू चेंज आवर एडमिनिस्ट्रेशन, द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, उसकी बुनियाद रखेंगे, लोगों में क्या करने के लिए, डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए, ताकि जो है सेटिस्फेक्शन, ओपननेस, फ्रीडम, लिबर्टी आए और लोग जो है वो अच्छे से रह पाए, अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाए। और दूसरा ओपननेस में हम फ्रीडम लेकर आए। तो ये दोनों ही बहुत ही बड़ी रिफॉर्म, जिसको कभी नहीं देखा था रशिया के लोगों ने, वो हमारे सामने लेकर आने वाले कौन थे? गोर्बाचोव जी थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कब बने? 1985, ठीक है। उसके बाद बेटा अब कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उसके जो लीडर्स थे वो कभी नहीं चाहेंगे, जो पुराने जो लोग थे वो कभी नहीं चाहेंगे हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका डोमिनेंस कम हो। तो जो चाहते थे कम्युनिज्म को, जिनको प्यार था इस आइडियोलॉजी से, वो क्या चाहते हैं कि चेंज ना आए। कुछ कंजर्वेटिव लोग हर जगह होते हैं बेटा, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और अ कूप टू प्लेस, एक कूप होता है, कूप क्या होता है बेटा? तख्ता पलटना, ठीक है, यानी कि तख्ता पलट दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, डेमोक्रेसी को दोबारा से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम डेमोक्रेसी को नहीं लाने देंगे और अगेन रशिया में दोबारा से डेमोक्रेसी को रिमूव करना, यानी कि गोर्बाचोव जी को हटाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, बोरिस जो थे रशिया के लीडर बनते हैं पॉपुलर इलेक्शन के बाद। और ये कौन थे? बोरिस चाहते थे कि डेमोक्रेसी डेवलप हो, जो लोगों को पसंद आया है, लोगों के थ्रू ही हम गवर्नमेंट को रन करें। और इसी तरीके से वो क्या करना चाहते थे, काम करना चाहते थे जैसे गोर्बाचोव जी कर रहे थे। तो उनको उनका तरीका अच्छा लगा था, तो वहां के लोगों ने पॉपुलर इलेक्शन के थ्रू लीडर किसको बनाया? बोरिस को बनाया। और पावर अगेन शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, यानी कि अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वीक हो गई थी और सोवियत जो सेंटर था दैट शिफ्ट इनटू द रिपब्लिक्स, रिपब्लिक होनी शुरू हो जाती हैं और सोवियत यूनियन को बैन कर दिया जाता है। और क्या डेवलप कर दी जाती है? डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और ऐसा कब होता है? in 1991, जब एक कूप के बाद लोगों को समझ में आता है, वो गोर्बाचोव जी की रिफॉर्म्स के थ्रू डेमोक्रेसी को टेस्ट कर लेते हैं और उनको अच्छा लगता है डेमोक्रेसी में रहना। तो अब लोगों को क्या चाहिए थी? डेमोक्रेसी। तो ये सब होता है पॉपुलर इलेक्शन के थ्रू और एट लास्ट डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और ऐसा किसने किया बेटा? जो हमारी तीन रिपब्लिक थी, किसकी तीन रिपब्लिक में? यूएसएसआर की तीन रिपब्लिक्स, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने अनाउंस कर देते हैं बेटा ये दिसंबर में 1991 में कि डिसइंटीग्रेशन हो गया है यूएसएसआर का। डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन, टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। वो है एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सेपरेट हो गए हैं। इज इट क्लियर? और इसी के साथ बेटा क्या होता है, यहाँ
साथ साथ फॉर्मेशन होता है बेटा CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी उनके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसकी फॉर्मेशन होती है जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आगे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, रशिया ने हर जगह पार्टिसिपेट किया है, हर जगह मेंबर बना है। ठीक है, ये नहीं है कि अब यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया है तो रशिया ने अपनी पावर छोड़ दी है। लेकिन इसके बाद जैसे ही बेटा डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, उसके बाद बहुत मेजर चेंजेस आते हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, क्या क्या चेंजेस आए। डिसइंटीग्रेशन जब हो गया, जब बायपोलैरिटी का एंड हो गया। अब थिंक अबाउट इट, बायपोलर वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम। बायपोलर वर्ल्ड किसकी वजह से बना हुआ है? ड्यू टू द कोल्ड वॉर, यानी कि कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रही है। तो आप लोग कह सकते हैं कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई। श्योर? जो 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म बिटवीन द USSR और USA, तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है? एंड हो जाती है 1991 में, कह सकते हो। अब कॉन्सिक्वेंसेस अगर कोई तुमसे पूछे, देखो तुमने मेन दो टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा? बर्लिन की वॉर। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा? गोरबचोव। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही रीजन रहे हैं किसका? डिसइंटीग्रेशन का। USSR के डिसइंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं रीजन इनका हाथ रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बर्लिन ने दीवार गिराई, लोगों को समझ में आया, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कम्युनिज्म को फॉलो करके। उसके बाद गोरबचोव ने जब लोगों को दिखाया कि डेमोक्रेसी में कितना कुछ रहा जा सकता है, उसके बाद लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू का समझ में आया। तो यहाँ से बहुत बड़ा ये दोनों रोल प्ले करते हैं डिसइंटीग्रेशन में USSR के। तो फैक्टर्स में, कॉजेज में यही रहेंगे आपके। अब अगर इसके बाद कहा जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, आउटकम्स क्या रहे, क्या बताओगे? बताओ, कंसेप्ट समझना है, आंसर्स खुद फ्रेम करने हैं। क्या रहा? सबसे पहले क्या हुआ? जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, पहला आउटकम बताओ मुझे। फर्स्ट आउटकम आया बेटा द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सबसे पहला आउटकम द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर का तो एंड हो गया, जब बायपोलैरिटी का एंड हो गया, जब USSR ही डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फर्स्ट क्या आउटकम आया? द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का एंड। समझ आया? सेकंड क्या हुआ और क्या रिजल्ट रहा होगा बेटा? सोच के देखो, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में सोच के मुझे ये बताओ, और क्या रिजल्ट रहा होगा कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसके डिसइंटीग्रेशन के आउटकम्स क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और क्या हुआ, क्या चेंज हुआ होगा? क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। किसमें? टू कैपिटलिज्म। ठीक है, और क्या हुआ? क्या समझ में आ गया था बेटा? एंड ऑफ बायपोलैरिटी हो गया। क्या हो गया? एंड ऑफ बायपोलैरिटी। और क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा, फॉर्मेशन पे मत जाओ। और क्या हुआ? क्या चेंज हुआ बेटा? ये यूएसए को क्यों बोल रहे हो? यूएसए की हेजेमनी बच गई, यूएसए अकेला सुपर पावर रह गया USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि हमारा वर्ल्ड क्या बन गया? यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। तो इस तरीके से अगर कंसेप्ट क्लियर है बेटा, इट्स वेरी इजी टू फ्रेम द आंसर्स। बना सकते हैं इजीली लॉन्ग क्वेश्चंस, हेडिंग बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तरीके से। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आंसर्स को लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या हुआ बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर होती है। 39 में जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसका एंड होता है 45 में, यूएसए जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डालते हैं, उसके बाद क्या होता
होता है बेटा, एक्सिस पावर हार जाती है, यानी कि इटली, जर्मनी और जापान जो थे वो हार जाते हैं और हमारी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है पैसे में, आर्थिक में। तो जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ठहर जाती है। उसमें ठहराव आने के बाद सिर्फ दो ही हमारे सामने सुपर पावर बचती हैं, और वो कौन सी सुपर पावर हमारे सामने आती है? यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूएसएसआर कब बना था और किस वर्ड को लेकर? देखो, हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म, सोशलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक ना यूज करते हैं यूएसएसआर के लिए। वैसे अगर पॉलिटिकली देखें तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है बेटा। अगर इनके मीनिंग को देखें तो डिफरेंस है। एक तरह से अगर हम बात करें आपकी स्कूलिंग की, तो फर्स्ट क्लास और 12th क्लास, तो सोशलिज्म जो है वो शुरुआत होती है, ठीक है, किस चीज की? कंट्रोल की, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, सामाजिक जो चेंजेस की हम बात करते हैं कि जो जहां चलेगी वो गवर्नमेंट की चलेगी। कम्युनिज्म उसकी लास्ट स्टेज होती है, यानी कि एक तरह से वो गवर्नमेंट इतनी ऑटोक्रेटिक हो चुकी है कि वो सिर्फ अपनी ही चला रही है, ठीक है। कहने को तो रशिया कहता है कि हमारी 15 की 15 रिपब्लिक जो है वो इक्वल है, लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क था, पेपर में दिखाने के लिए कि हम 14 रिपब्लिक से भी सारी एडवाइस लेकर सब कुछ करते हैं, बट एक्चुअल में डोमिनेंस कौन कर रहा था यूएसएसआर को? सिर्फ रशिया। कौन कर रहा था? रशिया डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? बर्लिन की वॉल वाला इंसिडेंट होता है। कब होता है? 1961 में। और ब्रेक कब किया जाता है उसको? 1989 में। उसके बाद हमने पढ़ा गोर्बाचोव कैसे वो रिफॉर्म्स लेकर आए, और यही रीजंस रहे हैं बेटा कि किस तरीके से एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं और यूएसएसआर जो है वीक होता जा रहा है। इसके कुछ इंटरनल वीकनेस भी थी कि क्या करते रहते थे? सिर्फ आर्म रेस में लगे रहते थे। आर्म का मतलब क्या होता है? देखो, कहीं तुमने फोटो देखा है, कहीं जिम होता है, कुछ होता है, ऐसे फोटो मिलेगा तुम्हें, आर्म दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसको दिखाती है? पावर को दिखाती है। तो यहाँ पर आर्म रेस की बात की जा रही है, यानी कि अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? आर्मी में लोगों को भर्ती कर रहे हैं कि अपनी मिलिट्री को मजबूत रखें। हम क्यों कर रहे थे ऐसा? वही कोल्ड वॉर के चलते कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, हम उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, जिसमें क्या कर रहे थे यूएसएसआर जो है अपना ज्यादा एक्सपेंसेस किसमें? आर्म रेस में लगा रहे थे। तो यहां से एक पॉइंट ये भी बनता है एंड ऑफ आर्म रेस। आर्म रेस खत्म हो गई। अब वो होड़, वो कंपटीशन कि हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री, हमारे वेपन्स यूएसए से ज्यादा होने चाहिए, या यूएसए ये सोचे हमारे यूएसएसआर से ज्यादा होने चाहिए, उसका भी एंड हो जाता है विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इज इट क्लियर? अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाई। अब हो तो गया, देखो आप लोगों ने भी पढ़ लिया, हो गया, क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया।